नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। सीरीज प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं और वो जानकारी संबंधित है हमारे पेड कोर्सेज के बारे में। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज जो कि संघ लोक सेवा आयोग एवं सभी राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के लिए आयोजित किए जाते हैं उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इन कॉलिंग नंबर्स पर जो कि सर्किल के अंदर है आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी जानकारी आप चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है वो है हमारे फ्री इनिशिएटिव के बारे में। इस फ्री इनिशिएटिव के अंतर्गत आपको निःशुल्क वीडियोस और एकदम निःशुल्क जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले टेलीग्राम जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से जाकर के इंस्टॉल करना होगा। उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें @study for civil services आपको टाइप करके सर्च करना होगा। आप जैसे ही टाइप करेंगे @study for civil services जो कि ये लिखा हुआ है सर्किल में, उसमें आपको नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। आप ज्वाइन करके इस ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। इसका फायदा आपको ये होगा कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा, ठीक है, तो उन सभी के लिए फ्री स्टडी मटेरियल एवं एकदम निःशुल्क जो वीडियो हैं वो हमेशा आपको प्राप्त होते रहेंगे और ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक कमिटमेंट है छात्रों के प्रति। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारी सीरीज की ओर। दोस्तों, हमारी सीरीज जो संचालित हो रही है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व वर्षों में मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर चल रही है। इसके तहत हम लोगों ने 2018 के जो मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं उसके अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र पूरा कर लिया था, जिसके तहत इतिहास एवं भूगोल से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग जो है वो अभी द्वितीय प्रश्न पत्र कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड आ के 3 नंबर वाले प्रश्न पिछले वीडियो में देखे थे और इस वीडियो में हम लोग जो 6 नंबर वाले प्रश्न हैं जो कि 100 शब्दों में हमको उत्तर देना होता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये मॉडल उत्तर हैं, ठीक है, आप इनमें कुछ कम भी कर सकते हैं और कुछ तथ्य जो है वो घटा भी सकते हैं। ठीक, तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा के सामने प्रमुख मुद्दे क्या थे। देखिए, ये जो प्रश्न है ये आपका 2019 के सिलेबस में भी रहेगा और ये 2020 के सिलेबस में भी है, ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक लिए जा रहे हैं सीरीज में वो टॉपिक आपके वो कॉमन टॉपिक हैं जो 2019 एवं 2020 के दोनों के सिलेबस में जो है वो समान रूप से विद्यमान है। ठीक है, तो वही प्रश्न हमने चूज किए हैं जो हैं। ठीक है, इसके पहले जो प्रश्न था वो आपका भारत के उपराष्ट्रपति एवं यूएसए के उपराष्ट्रपति में तुलनात्मक अध्ययन की बात की गई थी। जो तो दो मतलब इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो पहला प्रश्न था तो उसको हमने हटा दिया क्योंकि जो टॉपिक था कंपैरेटिव स्टडी करनी थी, जो हमको भारत के संविधान की अन्य देशों के संविधानों के साथ तुलनात्मक अध्ययन था, वो वाला टॉपिक जो है वो हटा दिया गया है नए पाठ्यक्रम में। तो हम लोगों ने हमारा टॉपिक जो स्टार्ट किया है वो वहां से किया है जो 2019 एवं 2020 के सिलेबस में कॉमन है। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत की संविधान सभा के सामने प्रमुख मुद्दे क्या थे, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए, आप सभी को पता है जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियां थीं, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार से चुनौतियां पेश कर रही थी संविधान सभा के सामने। इसके अलावा जो संविधान सभा के समक्ष जो लंबा जो इतिहास रहा, भारत का औपनिवेशिक कालीन इतिहास रहा एवं जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक जो विरासत रही है, तो उन सभी का क्या करना, समावेशन करना संविधान में, ये प्रमुख चुनौतियों के तौर पर संविधान सभा के समक्ष विद्यमान था। तो उसी के आलोक में हम क्या करेंगे, इसका टू द पॉइंट उत्तर देने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसका उत्तर हम लोगों ने किस प्रकार दिया है, कैबिनेट मिशन योजना की अनुशंसा पर गठित भारतीय संविधान सभा के समक्ष संविधान निर्माण के दौरान प्रमुख मुद्दे इस प्रकार थे। आप टू द पॉइंट आंसर देने का प्रयास कीजिए। जो मुद्दे थे वो कौन कौन से थे, आप डायरेक्ट उनको लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पहला जो पॉइंट है इसमें वो है कि देशी रियासतों का भारत में एकीकरण। देखिए, देशी रियासतों की जब हम बात करते हैं, ठीक, तो भारत जब आजाद हुआ तो हम सभी को पता है कि 562 के लगभग जो देशी रियासतें उस समय विद्यमान थी और उन सब का भारत में विलय कराना एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उस समय क्या था, विद्यमान था। तो उस चुनौती को किसने स्वीकार किया, भारतीय संविधान सभा ने स्वीकार किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में क्या किया गया, देशी रियासतों का भारत में विलय कराया गया एवं भारत का एकीकरण जो है वो संपन्न हुआ। हम सभी को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस कार्य के कारण उनको लौह पुरुष कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क कहकर भी उनको संबोधित किया जाता है। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण जो चुनौती विद्यमान थी वो थी आपकी भेदभावपूर्ण एवं सोपानिक सामाजिक व्यवस्था।
व्यवस्था। देखिए हम सभी को पता है कि भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है वो जाति आधारित रही है, ठीक है। जातिगत जो भेदभाव है भारतीय समाज में शुरुआत से विद्यमान रहे हैं, चाहे हम वैदिक काल के बाद की बात करें, ठीक है। वर्ण व्यवस्था के बाद जब वर्ण व्यवस्था में कठोरता आती जाती है और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित ना रहकर जन्म आधारित हो जाती है तो जातियों में कठोरता आना प्रारंभ हो जाती है और तब से फिर क्या होता है, जातिगत भेदभाव जो होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। इसके कारण जो हमारा समाज है वो समाज में एक हायरार्की आ जाती है, एक सोपानिक व्यवस्था जो है वो जन्म ले लेती है, जिसमें जो कुछ वर्ण होते हैं वो हमेशा उच्च जो है वो श्रेणी में विद्यमान रहते हैं, जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो वर्ग हो गया। इसके अलावा जो वैश्य और शूद्र वर्ग हो गए वो हमेशा सामाजिक व्यवस्था में निचले सोपान पर जो है वो बने रहे। तो इस भेदभावपूर्ण एवं सोपानिक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या प्रावधान भारतीय संविधान में किए जाएं कि इस असमानता को, इस भेदभाव को समाप्त किया जाए, ठीक है। यह भी एक प्रमुख चुनौती जो थी संविधान सभा के समक्ष विद्यमान थी। इसके अलावा जातिगत भेदभाव तथा छुआछूत जैसी प्रवृत्तियां, आप सभी को पता है जातिगत भेदभाव जो है वो वर्तमान में भी हमको कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा छुआछूत जो अनटचेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, ऐसी प्रवृत्तियां समाज में विद्यमान थी। और हम सभी देखते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया है, भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से इनको समाप्त करने का प्रयास किया है, जैसे कि आर्टिकल 17 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो चुनौती क्या थी भारतीय संविधान सभा के समक्ष, वह थी सांप्रदायिक भेदभाव एवं विभाजन के परिणाम स्वरूप फैली सांप्रदायिक हिंसा। दोस्तों आप सभी को पता है कि किस प्रकार जो औपनिवेशिक शासन था उसने भारत में सांप्रदायिकता का जहर घोलने का प्रयास किया। 1909 का मॉर्लेमेंटो सुधार अधिनियम जब हम लोग देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस प्रकार भारत में हिंदू एवं मुस्लिम जो एकता थी उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। और कालांतर में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 और उसके बाद फिर भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा उस सांप्रदायिक जो भेदभाव की जो व्यवस्था थी उसको विस्तार देना जो है वो उन्होंने प्रारंभ किया औपनिवेशिक शासन ने। तो हम सभी को पता है कि सांप्रदायिक भेदभाव जो है वो भारत में विद्यमान था और जब भारत विभाजन की घोषणा हो जाती है तो भारत में सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं। तो यह भी एक मुख्य चुनौती जो थी संविधान सभा के समक्ष विद्यमान थी। इसके अलावा भारत की आर्थिक व्यवस्था में व्याप्त जो विषमता, देखिए जब अंग्रेज भारत आए थे जो औपनिवेशिक शासन का एक चरित्र होता है कि वो क्या करता है, पूरे तरीके से क्या करता है, उसको निचोड़ देता है अपने उपनिवेश को। और भारत के साथ भी उसने यही किया था। भारत में जो धन के निष्कासन का सिद्धांत था या फिर हम कहते हैं आर्थिक दोहन का सिद्धांत था वो उन्होंने लागू किया हुआ था। और वो क्या करते थे, भारत से एक एक पैसा ले जाकर के अपने ब्रिटेन में जो है वो ब्रिटेन के अपने जो नेटिव उनकी जो कंट्री थी उसके विकास में वो लगा रहे थे। भारत में वो किसी भी प्रकार से जो है विकास की गतिविधियों को संचालित नहीं करना चाहते थे और यहां से जितनी भी आय होती थी उसका एक भी पैसा जो है भारत में खर्च नहीं करना चाहते थे। इस कारण क्या था, भारत की जो आर्थिक जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, एकदम विषमतापूर्ण हो गई थी, असमानतापूर्ण हो गई थी और एकदम भारत कैसा, एकदम मतलब आर्थिक रूप से दिवालिया जो राष्ट्र जब स्वतंत्र हुआ था वो छोड़ करके गए थे। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण चुनौती थी वो थी समस्त वर्गों एवं विचारधाराओं का सम्मान व उनके हितों का संरक्षण। हम सभी को पता है कि भारत जो है वो मतलब भारत को हम कहते हैं अनेकता में ही हमारी क्या है, एकता है, ठीक है। तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर सभी विचारधाराओं का हमेशा क्या किया गया, सम्मान किया गया है। और जब हम बात करें संविधान सभा की तो उसमें जितनी भी राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग थे उन सभी को क्या किया गया, समाहित किया गया। तो कोशिश यही की गई थी कि जितने भी वर्ग हैं, अब वर्गों के अंतर्गत आ जाते हैं आपके जितने भी समाज के वर्ग हो गए आपके, ठीक है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धार्मिक आधार पे हो, राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पे हो, ठीक है। तो उन सभी वर्गों एवं विचारधाराओं का सम्मान व उनके हितों का संरक्षण करना, ठीक है, ये भी संविधान सभा के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। इसके अलावा भारत पर पाक समर्थित विदेशी आक्रमण का सामना जो है वो करना, ठीक है। हम सभी को पता है कि भारत पर जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत पर पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तानी सेना ने क्या किया था, कबायलियों के भेष में भारत पर आक्रमण कर दिया था और उसी के कारण जो है वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर जो है उसका अस्तित्व हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में विद्यमान था, ठीक है, चुनौती थी किसके सामने, संविधान निर्माताओं के सामने। इसके अलावा भाषाई एवं निर्जातीय भेदभाव की जब हम बात करते हैं तो ये भी हमारे यहाँ विद्यमान था, ये भी एक चुनौती थी किसके सामने, हमारे संविधान निर्माताओं के सामने। हम लोग देखते हैं भारत की स्वतंत्रता के बाद और संविधान के लागू होने के तुरंत बाद हम लोग देखते हैं भाषाई आधार पर जो है वो पृथक राज्यों की जो है मांग वो है भारत में क्या करती है, जोर पकड़ने लगती है और कालांतर में फिर राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से क्या किया जाता है, उस मांग को संतोष प्रदान किया जाता है। तो ये सभी जो चुनौतियां थी वो भारतीय संविधान सभा के समक्ष विद्यमान थी जब भारत के संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे, ठीक है। इन सभी का उन्होंने बखूबी क्या किया, ध्यान दिया, ठीक है, और संविधान में इन सब का क्या किया, समावेशन विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत किया, इनका समाधान किया। अंततः हम इसका कंक्लूड करेंगे उत्तर को। अंततः यह कहा जा सकता है कि जो सर्व प्रमुख समस्या थी जो संविधान सभा
के समक्ष जो सर्व प्रमुख समस्या थी वह यह थी कि ऐसे संविधान का निर्माण करना जो दीर्घकाल तक भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास को क्या कर सके, सुनिश्चित कर सके एवं भारत की एकता एवं अखंडता को क्या अक्षुण्ण बनाए रख सके। ठीक है, आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं इस प्रकार से अंत में। इसके बाद हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, इसमें आपका थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जो आपका एनालिटिकल जो पार्ट है वो आपको देखना पड़ेगा। इसमें पूछा गया है संघीय सर्वोच्चता भारत में शासन व्यवस्था का मौलिक तत्व है, समझाइए। अब देखिए जो फेडरल सुप्रीमेसी की बात की गई है, संघीय सर्वोच्चता की बात यहाँ पर की जा रही है और ये पूछा जा रहा है कि संघीय सर्वोच्चता भारत में शासन व्यवस्था का मौलिक तत्व, फंडामेंटल एलिमेंट है, ठीक है, किसका, गवर्नेंस का भारत में, इसको हमको समझाना है। अब देखिए इसका उत्तर हम लोग कैसे देंगे, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि संघीय सर्वोच्चता होती क्या है, ठीक है, फेडरल सुप्रीमेसी होती क्या है, तो इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। संघीय सर्वोच्चता से तात्पर्य होता है आपका शक्तियों के विभाजन से, ठीक है, जो शक्तियों का विभाजन जो किसी भी राज्य के अंतर्गत, किसी भी संघ के अंतर्गत, संघ की इकाइयों के मध्य किया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो संघीय सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, तो यही हमने लिखने का प्रयास किया है कि संघीय सर्वोच्चता से तात्पर्य है कि संघ की इकाइयों के मध्य अर्थात केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन की जो व्यवस्था है वही कैसी है, वह सर्वोच्च है। ठीक है, अर्थात जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो कैसा है, सुप्रीम होता है फेडरल सुप्रीमेसी में। ठीक है, और इस विभाजन के द्वारा केंद्र व राज्यों के क्षेत्र, कार्य व शक्तियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, जिसके तहत भारत में शासन व्यवस्था का संचालन होता है। अब देखिए हम सभी को पता है कि 7वीं अनुसूची के द्वारा क्या किया गया है, भारत में केंद्र एवं राज्यों के जो विषय हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उनके जो क्षेत्र हैं, उनका स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है। इसी के आधार पर हमारा जो संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है वो आधारित है शक्तियों के विभाजन के आधार पर। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत में संघीय सर्वोच्चता के सिद्धांत की, तो इसको अमेरिकी जो संघीय व्यवस्था है उसमें जिस प्रकार से अपनाया गया है उसके विपरीत भारत में इसको दूसरे रूप में अपनाया गया है। देखिए भारत में इसको निरपेक्ष रूप में नहीं अपनाया गया, ये हम आगे अभी आंसर में डिस्कस करेंगे। थोड़ा समझ लेते हैं कि संघीय सर्वोच्चता है क्या। भारत में इसको अपने रूप में अपनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर किया क्या गया है, यहाँ पर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन तो है, लेकिन जो शक्तियों का विभाजन का जो झुकाव है वो किसकी तरफ ज्यादा है, वो हम संघ की तरफ ज्यादा देखते हैं, अर्थात केंद्र जो है उसको ज्यादा शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया है इस शक्तियों के विभाजन में। तो यहाँ पर भारत में जो संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है वो कमोवेश जो है वो अपने तरीके से भारत में क्या किया गया है, लागू किया गया है। यहाँ पर केंद्र को सशक्त बनाया गया है, जबकि अमेरिकी संविधान में ये कैसा एकदम एब्सोल्यूट है, अर्थात जो विभाजन कर दिया गया है संघीय सर्वोच्चता के अंतर्गत शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, ठीक है, जो अमेरिका के संघ और केंद्र और जो राज्यों के बीच में, तो वो एकदम एब्सोल्यूट है, उसमें फिर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता और दोनों एक दूसरे के उसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते हैं विषयों में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कैसा है, ये भारत में कहीं कहीं जो है वो केंद्र क्या कर सकता है, ठीक है, राज्यों के जो विषय हैं उनमें हस्तक्षेप कर सकता है एवं कई जगह वो क्या कर सकता है, राज्यों को निर्देश भी दे सकता है। तो इसी के आलोक में इसका उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। देखिए हम लोगों ने लिखा क्या, एक बार फिर से पढ़ते हैं। संघीय सर्वोच्चता से तात्पर्य है कि संघीय सर्वोच्चता से तात्पर्य है कि संघ की इकाइयों, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन की जो व्यवस्था है वही क्या है, सर्वोच्च है, एवं इस विभाजन के द्वारा केंद्र व राज्यों के क्षेत्र, कार्य व शक्तियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, जिसके तहत भारत में शासन व्यवस्था का संचालन होता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत क्या होता है, हमारे यहाँ शक्तियों के विभाजन के तहत केंद्र में और राज्यों में शासन व्यवस्था का संचालन होता है। संविधान में 7वीं अनुसूची के द्वारा यह उपबंध किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। अब देखिए भारत में संघीय सर्वोच्चता को निरपेक्ष रूप में नहीं अपनाया गया, अर्थात एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं अपनाया गया है, जो कि निम्नलिखित उपबंधों से क्या है, स्पष्ट होता है। अब ये उपबंध कौन कौन से हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना। देखिए जो राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर संसद के द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, कब, अनुच्छेद 249 के तहत पार्लियामेंट को यह पावर दी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगला जो पॉइंट है वो है अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की जा रही है। अनुच्छेद 312 के तहत हम सभी को पता है कि अखिल भारतीय सेवाओं की अंतर्गत जो नियुक्ति है वो केंद्र के द्वारा की जाती है, संघ के द्वारा की जाती है। इनको प्रशिक्षण भी संघ के द्वारा दिया जाता है, लेकिन इनके जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, वो कहां पर नियुक्त किए जाते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यों में की जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण है वो राज्यपाल की नियुक्ति। हम सभी को पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में की जाती है, लेकिन किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है आपातकाल के समय। हम सभी को पता है कि जब इमरजेंसी लागू होती है, आपातकाल के प्रावधान जब लागू होते हैं, तब केंद्र के
पक्ष में क्या होता है, सत्ता का जो है वो झुकाव ज्यादा हो जाता है, अर्थात जो है वो सारी शक्तियां कहां, केंद्र में समाहित हो जाती हैं। ठीक है, जो राज्य होते हैं वो किसके निर्देशों पर काम करने लगते हैं, केंद्र के निर्देशों पर काम करने लगते हैं। इसको आपातकाल में और डिस्कशन में आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां किसके पास, केंद्र के पास जो है वो केंद्र में निहित होती हैं। तो हम सभी को पता है कि जो शक्तियां संघ सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची में वर्णित नहीं है, तो वे शक्तियां कहां जाती हैं, उनको अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। और वे किसमें निहित हैं, वे केंद्र में निहित हैं अनुच्छेद 248 के तहत। तो इस प्रकार हम इन प्रावधानों के माध्यम से देखते हैं कि जो शक्ति का झुकाव है, जो शक्तियों के विभाजन का झुकाव है, वो केंद्र की तरफ ज्यादा है। इसका हम यहां पर कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। इसको कंक्लूड करेंगे तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत में संघीय सर्वोच्चता शासन व्यवस्था का मौलिक तत्व है। इस प्रकार से आप इसको थोड़े से शब्दों में क्या करें, कंक्लूड करें, निष्कर्ष दे दें और इसका आंसर जो आप इस प्रकार से समाप्त करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत में केंद्र राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट कीजिए। अर्थात सेंटर एवं स्टेट रिलेशन के अंतर्गत उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशंस है, जो प्रशासनिक संबंध है, उनको हमको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो हम सभी को पता है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो प्रशासनिक संबंध है, ठीक है, उनको हम 3 आधारों पर जो है वो बांट सकते हैं। सबसे पहले तो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें एक प्रावधान तो जो है जिसमें क्लियर रूप में आपका जो है वो जो प्रशासनिक संबंधों के ऊपर ही वो वर्णन किया गया उसमें। इसके अलावा संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान और है जहां पर भी क्या होता है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य क्या होता है, प्रशासनिक संबंध जो है वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो संविधानेतर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके अंतर्गत भी क्या होते हैं, कुछ प्रशासनिक संबंध हमको देखने को मिलती है। तो इन्हीं 3 आधारों पर हम क्या करेंगे, इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इसका उत्तर देखते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंधों में को 2 आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब ये 2 आधार कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो आपका हो गया संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, तो एक तो भाग 11 के अंतर्गत के प्रावधान जो है और दूसरे अन्य संवैधानिक जो उपबंध हैं। तो एक तो ये संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत हो जाएगा और दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा आपका वो होगा संविधानेतर प्रावधानों की बात करेंगे, संविधान के इतर। देखिए, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक क्या किया गया है, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 256। देखिए, आर्टिकल 256 क्या कहता है? अनुच्छेद 256 में कहा गया है आपका कि संघ व राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के बारे में इसमें क्या किए गए हैं, उपबंध किए गए हैं। ठीक है, अर्थात जो संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति जो है उसका उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। ठीक है, इनकी शक्तियों का विस्तार कहां तक होगा, इसकी बात की गई है, प्रशासनिक शक्तियों का। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए अनुच्छेद 257 आर्टिकल 257 क्या कहता है आपका, संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में निरंतरता के लिए राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अब हमको पता है कि केंद्र सरकार की, जब हम संघ की बात करते हैं तो संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उनका विस्तार कहां तक होता है, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों तक। ठीक है, तो जब संघ की कार्यपालिका शक्ति अर्थात जब केंद्र अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है तो उसमें निरंतरता बनी रहे, इसके लिए कुछ मामलों में राज्यों पर किसका नियंत्रण स्थापित किया गया अनुच्छेद 257 के तहत, संघ पर। जैसे कि हम बात करते हैं रेलवे का, ठीक है, तो रेलवे किसके अंतर्गत आता है, संघ के, केंद्र के अंतर्गत आता है, लेकिन रेलवे लाइंस कहां बिछी रहती हैं, विभिन्न राज्यों के अंतर्गत बिछी रहती हैं। तो राज्य ये दावा नहीं कर सकते कि ये हमारी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो है वो, या हमारे क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो जाती हैं। तो संघ और राज्यों के बीच इस प्रकार कोई विवाद उत्पन्न ना हो। ठीक है, इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण सेवाएं होती हैं, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार होता है कुछ विषयों पर, उसमें निरंतरता बनी रहे, इसके लिए कुछ मामलों पर राज्यों पर संघ का नियंत्रण जो है वो अनुच्छेद 257 के तहत स्थापित किया गया है। रेलवे हो गया, संचार के साधन हो गए, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है, राष्ट्र हित में जो महत्वपूर्ण होते हैं उन मुद्दों की बात यहाँ की जा रही है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद द्वारा अंतरराज्यिक नदी विवादों का न्याय निर्णयन। हम सभी को पता है कि जो अंतरराज्यीय नदी विवाद होते हैं उनका न्याय निर्णयन जो है वो संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 262 के तहत आर्टिकल 262 के तहत जो है वो ये पावर किसको दिया गया है, पार्लियामेंट को दिया गया है। अगला पॉइंट हम देखेंगे इसमें अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद के द्वारा राज्यों के बीच समन्वय। आर्टिकल 263 में जो है इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई है, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये क्या करती है, राज्यों के बीच समन्वय का काम करती है। ठीक है, तो ये हो गए संवैधानिक प्रावधान जो क्या करते हैं, केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है वो प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट करते हैं।
अगला जो हम देखते हैं संविधानेतर व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। तो संविधानेतर व्यवस्था के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं उनमें सबसे पहले दो प्रकार के पॉइंट आते हैं, एक होते हैं परामर्शदात्री निकाय और एक होते हैं वार्षिक सम्मेलन के द्वारा, ठीक है। तो संविधानेतर व्यवस्था में देखते हैं क्या होता है आपका नीति आयोग। नीति आयोग की जब हम बात करते हैं, पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ये कैसा परामर्शदात्री निकाय है। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद भी क्या है, ये भी परामर्शदात्री निकाय है। इसके बाद राष्ट्रीय एकता परिषद, ये भी परामर्शदात्री निकाय है। इसके बाद क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है, ये भी कैसा है, सलाहकारी परामर्शदात्री निकाय है। इसके अलावा राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों, मुख्य न्यायाधीशों, ठीक है, राज्यों के जो पुलिस महानिदेशक होते हैं, इसके अलावा जो राज्यों के जो हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उन सभी के क्या होते हैं, वार्षिक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी कैसे मंच हैं, ये सब संविधानेतर जो है व्यवस्थाएं हैं जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को क्या करती हैं, इनको परिभाषित करती हैं। इसके बाद अन्य संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत यदि हम देखें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो हम डिस्कस करेंगे 7वीं अनुसूची, जिसके तहत केंद्र एवं राज्यों की जो कार्यकारी शक्तियां हैं उनका विभाजन किया गया है संघ सूची एवं राज्य सूची के माध्यम से। इसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं हम ही को पता है, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, इनमें प्रशिक्षण एवं नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो केंद्र के द्वारा होती है, लेकिन ठीक है ये कार्य क्षेत्र कहां होता है, इनका राज्यों के अंतर्गत होता है। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में अनुच्छेद 352, 356 व 360 के प्रवर्तन के समय केंद्र राज्य संबंध की बात यदि हम करें तो फिर क्या होता है, राज्य जो है वो केंद्र के निर्देशों पर काम करने को क्या हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 301 के अधीन जो है वर्णित व्यापार, वाणिज्य और समागम के संदर्भ में यदि हम बात करें तो ये भी केंद्र एवं राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को क्या करते हैं, ठीक है, उनका वर्णन करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार केंद्र एवं राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को हमने 100 शब्दों में जो समेटने का प्रयास इस प्रकार किया। इसके बाद हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राज्यपाल के पद के औचित्य व महत्व की समीक्षा कीजिए, ठीक है। अब देखिए राज्यपाल के पद के औचित्य के बारे में पूछा जाता है कि इसका जस्टिफिकेशन करना है हमको, ठीक है, गवर्नर का जो पोस्ट है उसका जस्टिफिकेशन करना है और इसका इंपोर्टेंस बताना है कि इसका महत्व कहां पर है, इसकी समीक्षा हमको करना है। तो इसका उत्तर देने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का उपबंध किया गया है। यह हम सभी को पता है, अनुच्छेद 153 के तहत यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। हालांकि अलोकतांत्रिक राज्य प्रमुख, केंद्र के एजेंट, राज्यों में सरकारों के गठन के संदर्भ में राज्यपाल का पद हमेशा विवादों में रहा है, ठीक है। तो ये विवाद के जो मुद्दे हैं जिनके आधार पर राज्यपाल के पद की आलोचना की जाती है वे रहे हैं कि इनका जो प्रक्रिया चुनाव जो है वो कैसे होता है, ये मतलब चयनित नहीं होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते हैं, ये सीधे अपॉइंटेड होते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये अलोकतांत्रिक क्या हो गया, इनका तरीका हो गया, ठीक है, राज्य प्रमुख के पद पर नियुक्त होने का। इसके अलावा ये केंद्र के एजेंट के तौर पर भी इनका क्या होता है, आलोचना की जाती है। और राज्यों में जब सरकारों के गठन के संदर्भ में राज्यपाल की जो भूमिका है, ठीक है, हाल ही में हम लोगों ने देखा, आपके कर्नाटक में हम लोगों ने देखा, मध्य प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं, कई स्टेट्स में, ठीक है, इस प्रकार के मामले देखने को मिलते हैं। तो उस समय भी राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये सभी को लेकर के राज्यपाल का जो पद है हमेशा विवादों में बना रहता है एवं इसके औचित्य पर जो है प्रश्न चिन्ह हमेशा इन कारणों से लगते रहते हैं। फिर भी निम्नलिखित बिंदु इसके औचित्य को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। अर्थात राज्यपाल का पद होना चाहिए, ठीक है, किन आधारों पर यह कहा जा रहा है, इसके औचित्य को सिद्ध कर रहे हैं, वे बिंदु हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका संक्रमणशील अवस्था में जो विषय होते हैं या चीजें होती है उनका प्रबंधन करना, ठीक है, जो ट्रांजिशन का फेज होता है, जैसे कि इलेक्शन के टाइम में हम देखते हैं, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति शासन की जब बात आती है राज्य में तो उस समय हम देखते हैं, तो उस अवस्था में जो मैनेजमेंट जितना भी होता है वो कोई करने वाला होना चाहिए, तो राज्यपाल जो है वो उसकी बागडोर अपने हाथों में लेता है। इसके अलावा राज्य में सरकार के गठन में, जब राज्य में सरकार का गठन करना हो, ठीक है, तो कौन करेगा, अब चुनाव तो संपन्न हो गए, विधानसभा चुनाव, लेकिन अब सरकार का गठन किससे कराया जाए, कौन जो है वो आह्वान करेगा कि भाई किसको आमंत्रित करना है सरकार बनाने के लिए, ठीक है, किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करना है, फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर किसको मंत्री नियुक्त करना है, शपथ ग्रहण कौन कराएगा। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं जो होती हैं, ठीक है, उनके लिए कोई पद होना चाहिए, तो इसीलिए राज्यपाल का जो पद है वो आवश्यक है। इसके अलावा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधियों की कानूनी वैधता के निर्धारण के लिए, ठीक है, तो एक प्रकार से राज्यपाल क्या करता है, राज्य की जो विधायिका होती है उसके द्वारा जो विधान बनाए जाते हैं, जो विधियां या कानून बनाए जाते हैं, उनकी कानूनी वैधता का वो क्या करता है, निर्धारण करता है। क्योंकि हम सभी को पता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसमें, राज्यपाल में निहित है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि राज्य की जितनी भी, ठीक है, वैधानिक, विधायी या कार्यकारी जो कार्यवाहियां होती हैं, जो निर्णय होते हैं, उन सभी पर राज्यपाल जो होता है, ठीक है, उसकी सहमति आवश्यक होती है, उसी के नाम से वो कार्य किए जाते हैं। तो जब तक राज्यपाल उस पर सहमति नहीं दे देता,
तब तक जो है वो क्या होता है, कोई भी विधान जो विधेयक होता है वो का अधिनियम नहीं बनता है। ठीक है, और मान लीजिए राज्य विधायिका कोई मनमाने तरीके से क्या करती है, विधेयक पारित करती है, मनमाने या फिर शोषण मतलब शोषणकारी कानून बनाती है, विधि बनाती है, तो फिर राज्य का जो राज्यपाल होता है उस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उस विधि की कानूनी वैधता के निर्धारण के लिए वो क्या कर सकता है, या तो उसको राष्ट्रपति को क्या कर सकता है, भेज सकता है, राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकता है, या फिर उसको सहमति ना दे। ठीक है, तो उसके पास कुछ ऑप्शन होते हैं किसी विधेयक के संबंध में, उनका वो क्या कर सकता है, उन विकल्पों का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा केंद्र व राज्यों के बीच सेतु के रूप में कार्य करता है। देखिए, सेंटर की जो गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके बीच में क्या करता है, एक ब्रिज के रूप में, सेतु के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एक कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब इंडिकेटर के रूप में क्या करता है, ये काम करता है। इसके अलावा स्वायत्त व अल्प विकसित क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करने हेतु केंद्र के प्रत्यक्ष निर्देशन में कार्य करने में, ठीक है, हम लोगों को पता है कि नॉर्थ ईस्ट जैसे कुछ क्षेत्र हैं भारत में जहां पर क्या है, कुछ स्वायत्त जो है वो ऑटोनोमस जो रीजन है वो विद्यमान है। इसके अलावा कुछ अल्प विकसित क्षेत्र भी है भारत में। ठीक है, तो उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल क्या करता है, केंद्र के प्रत्यक्ष निर्देशन में कार्य करता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं प्रश्न का जो दूसरा भाग है, इसका औचित्य हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। दूसरा भाग में पूछा गया इसके महत्व को बताइए, तो इसका जो महत्व है वो इसकी शक्तियों से हमको क्या होता है, पता चलता है कि राज्यपाल, सबसे पहले देखते हैं राज्यपाल की समस्त कार्यपालिका शक्ति, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। अभी हमने डिस्कस किया ऊपर किस प्रकार निहित है। ठीक है, तो जितने भी जो विधायी और कार्यकारी निर्णय होते हैं वो सभी राज्यपाल के नाम से लिए जाते हैं। अगला मैथ देखते हैं, अगला मैथ किस संदर्भ में राज्यपाल का, देखिए विभिन्न पदों की नियुक्ति के संदर्भ में देखेंगे कि राज्यपाल क्या करता है, विभिन्न पदों पर क्या करता है, कई पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य के महाधिवक्ता, विश्वविद्यालयों के कुलपति आदि जैसे पदों पर राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। इस मामले में भी राज्यपाल का महत्व काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल के सत्र को आउट करना, निलंबित करना या अवसान करने, या फिर विधानसभा के विघटन में, हम सभी को पता है कि राज्य विधानमंडल का सत्र जो है वो राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है, आउट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका अवसान किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और विधानसभा का विघटन की जब हम बात करते हैं, जब सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या फिर सरकार अल्पमत में आ जाती है और या फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या कर सकता है, राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है। इस मामले में भी राज्यपाल का महत्व काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 213 के अधीन 213 के तहत क्या जारी किया जाता है, अध्यादेश जारी किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो हम सभी को पता है इस मामले में भी राज्यपाल का महत्व काफी ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से पहले भाग में हम लोगों ने क्या किया, इस प्रश्न के उत्तर में औचित्य को सिद्ध किया। ठीक है, इसका जस्टिफिकेशन किया कि राज्यपाल का पद क्यों आवश्यक है, और दूसरे भाग में हमने क्या बताया, इसका महत्व दर्शाने का प्रयास किया है और हमारे आंसर को क्या किया, कंप्लीट किया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हम सभी को पता है कि संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत क्या होता है, सबसे नीचे नागरिक होते हैं, नागरिक क्या करते हैं, विधायिका के सदस्यों को चुनते हैं और विधायिका के सदस्यों से मिलकर के किसका निर्माण होता है, कार्यपालिका का निर्माण होता है। और फिर कार्यपालिका वाला जो प्रोसेस है वो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इस प्रकार कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति क्या होती है, जिम्मेदार होती है। तो वही उसी के आलोक में इसका उत्तर देंगे और कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं जिनके द्वारा संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ या मजबूत किया जा सकता है उनको दर्शाने का प्रयास करेंगे। देखिए, संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के द्वारा विधायिका के सदस्यों को क्या किया जाता है, चुना जाता है, जिनसे कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। ठीक है, क्योंकि विधायिका के जो सदस्य होते हैं उनमें जो बहुमत प्राप्त दल का जो मतलब नेता होता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और वही क्या करता है, फिर राष्ट्रपति को किसको मंत्री नियुक्त किया जाए उसकी सलाह देता है, अपना मंत्रिपरिषद बनाता है। तो इससे मिलकर के क्या बनता है, जो चुनी हुई सरकार होती है भारत में वही क्या कहलाती है, कार्यपालिका होती है। ठीक है, और जो सरकार के या फिर जो कार्यपालिका के मेंबर होते हैं वो साथ ही साथ विधायिका के भी सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए किसके प्रति, विधायिका के प्रति क्या होती है, जिम्मेदार होती है। अब बात करते हैं संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ या मजबूत करने हेतु आवश्यक शर्तें क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहली शर्त होगी आपकी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की बात की जाएगी। ठीक है, क्यों की जाएगी भाई, क्योंकि ये सब चुन करके आते हैं संसद की। जब हम बात करते हैं संसद के सदस्यों की तो इनको चुन करके हमारे द्वारा वहां पर भेजा जाता है। तो इसलिए चुनाव कैसे होने चाहिए, एकदम स्वतंत्र रूप से होने चाहिए एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव होने चाहिए। दूसरा है बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दलों में लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो इसकी बात की जा रही है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित है। हम सभी को पता है कि कुछ देशों में एक दलीय व्यवस्था होती है, कुछ देशों में द्विदलीय व्यवस्था होती है और कुछ देशों में बहुदलीय।
एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है चाइना, ठीक है। चीन में हम सभी को पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बात की जाती है, ठीक है। एक ही दल है और प्रत्येक 10 वर्षों में वहां पर क्या होता है, उसका अध्यक्ष जो है वो प्रमुख बदल दिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, यूएसए की। यूएसए में द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है, वहां पर केवल 2 ही दल हैं जो चुनाव में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे भारत की। भारत में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम भारत में पाया जाता है और मल्टी पार्टी सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, कई सारे जो दल हैं वो क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। अब भारत में बात की जाती है दलों की, तो 2 प्रकार के दल पाए जाते हैं, एक होते हैं आपके राष्ट्रीय स्तर के और एक क्षेत्रीय स्तर के। इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि क्या आवश्यक शर्त है, तो उसकी आवश्यक शर्त यह है कि भारत में जो बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है उस बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दलों में लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात पॉलिटिकल पार्टीज में भी क्या होना चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र की बात की जा रही है, जो राजनीतिक दलों के अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि वंशानुगत आधार पर क्या होता है, हम देखते हैं पार्टियों का जो नेतृत्व होता है वो परिवर्तित होता रहता है, तो आंतरिक लोकतंत्र पार्टियों में होना चाहिए। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण शर्त है वो है आपकी सशक्त एवं मजबूत विपक्ष की उपस्थिति। जब तक कि विपक्ष क्या नहीं होगा, सशक्त नहीं होगा एवं मजबूत नहीं होगा, तब तक जो है वो जनता की आवाज को संसद में कौन उठा पाएगा, ठीक है, नहीं उठा पाएंगे ना कोई लोग। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 जो कार्यकाल से देख रहे हैं कि संसद में हम देखते हैं विपक्ष जो है वो लगभग अनुपस्थित हो गया है, खासकर लोकसभा की जब हम बात करते हैं, जहां पर जनता प्रत्यक्ष रूप से चुन करके अपने प्रतिनिधि भेजती है, वहां पर सरकार जो है बहुमत में आ रही है पिछले 2 कार्यकालों से। और विपक्ष की जब हम बात करते हैं तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो विपक्ष के लिए जो निर्धारित आंकड़ा है वो छू पाई हो पिछले 2 कार्यकालों में। तो ये एक काफी विडंबना वाली बात हो गई है भारत की राजनीतिक व्यवस्था के लिए, जहां पर विपक्ष क्या है, अनुपस्थित है। और जब विपक्ष नहीं होगा तो फिर सरकार के मनमाने रवैये, उनकी नीतियों, उनके निर्णयों के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा, नागरिकों के पक्ष में कौन बोलेगा। तो जब संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना है तो फिर हमको मजबूत विपक्ष की आवश्यकता भी होती है। इसके अलावा अगला पॉइंट है सदनों की कार्रवाई के साधन जो होते हैं, अर्थात जो लोकसभा एवं राज्यसभा की कार्रवाई के जो साधन होते हैं, जैसे कि प्रश्नकाल हो गया, शून्यकाल हो गया, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, विश्वास प्रस्ताव हो गया, ठीक है, आपका अन्य जो उसके मतलब कार्यवाही के जो साधन होते हैं उनका समुचित प्रयोग जो है वो सदनों में किया जाना चाहिए, संसद में किया जाना चाहिए। इसके अलावा संसद में स्वस्थ परिचर्चा एवं आम सहमति से जनोन्मुखी नीतियों का निर्धारण होना चाहिए। जब हम बात करते हैं संसद में जो बहस होती है, जो चर्चा होती है, ठीक है, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर, तो उसमें आम सहमति होनी चाहिए और इसके आम सहमति के माध्यम से ही जनता के लिए अर्थात जन उन्मुखी क्या होनी चाहिए, जो नीतियां होती हैं जनता के कल्याण की, उनका निर्माण होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में हम लोग देखते हैं क्या देखने को आ रहा है कि संसद में बहस नहीं होती है, ठीक है, वहां से या तो वॉकआउट कर लिया जाता है, तो वॉकआउट जैसी प्रवृत्तियां जो है वो बंद होनी चाहिए। महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है वो चर्चा अवश्य होनी चाहिए, जैसे कि अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि संसद पर कोविड-19 के ऊपर चर्चा कराने का प्रयास किया गया था विपक्षी दलों के द्वारा, ठीक है, लेकिन सत्ताधारी दल के द्वारा उसको डिनाई कर दिया गया था। और मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया था उसको लेकर के उन्होंने क्या किया था, वहां पर चर्चा की थी। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वहां पर बात की जा रही है जनता के, ठीक है, किसके कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए, तो वहां पर उसको त्वरित जो है वो प्रभाव से उस पर चर्चा जो है वो की जानी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सरकार एवं विपक्ष के मध्य गरिमापूर्ण व सम्मानजनक संबंधों के द्वारा आपसी विश्वास को बढ़ाकर भी क्या किया जा सकता है, संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो सरकार की जब हम बात करते हैं, सत्ता पक्ष एवं विपक्ष इन दोनों के मध्य संबंध कैसे होने चाहिए, गरिमापूर्ण व सम्मानजनक होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में देखने में आता है कि सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे की गरिमा को धूमिल करने में लगे हुए रहते हैं, एक दूसरे को अपमानित करने में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इनके संबंधों में आपसी विश्वास को बढ़ाकर भी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक तरीकों से, जो लोकतांत्रिक तरीकों से संसद की जो कार्रवाइयां, उनके निर्णयों एवं विभिन्न समितियों के गठन के द्वारा, अर्थात जो संसद की कार्रवाई होती हैं, ठीक है, उनको कैसे लोकतांत्रिक तरीके से वो कार्रवाइयां क्या हो, संचालित हो, उनके निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाए संसद के, ठीक है, एवं विभिन्न समितियों का जो गठन होता है वो भी लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए। इनके द्वारा भी संसदीय लोकतंत्र जो होता है वो सुदृढ़ एवं मजबूत होता है। तो उपरोक्त शर्तें भारत में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या है, आवश्यक शर्तें हैं। इस प्रकार ये प्रश्न का उत्तर हमने देने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रपति के प्रमुख विशेष अधिकार और उनके महत्व को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो इसमें भारत के राष्ट्रपति के जो विशेष अधिकार है अनुच्छेद 361 के तहत, और उनका जो महत्व है उसको स्पष्ट करने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं भारत के राष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसका उत्तर देते हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बनाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत क्या किया गया है, भारत के राष्ट्रपति का उपबंध किया गया है।
इसे प्राप्त विशेष अधिकार इस प्रकार है। हम सीधा कहाँ आते हैं, उत्तर पर आते हैं, थोड़ी सी भूमिका बनाने के बाद जो पूछा गया उस पर। देखिए इसमें क्या कहा गया भाई, विशेष अधिकार किस प्रकार से प्राप्त हैं। तो पहले तो होगा अनुच्छेद 361 के तहत जो विशेष अधिकार प्राप्त है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अलावा फिर जो अन्य जो विशेष अधिकार संविधान में इनको दिए गए हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 361 के तहत जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं, तो उसमें सबसे पहला अधिकार है आपका पदीय दायित्वों एवं शक्तियों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। कौन, राष्ट्रपति। देखिए हम सभी को पता है कि राज्य की अर्थात संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है, वो राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि संघ के जितने भी कार्यकारी एवं विधायी कार्य होंगे वो किसके नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो राष्ट्रपति अपने इन्हीं कार्यकारी एवं विधायी जो पदीय जो दायित्व हैं एवं जो शक्तियों के पालन के लिए, ठीक है, जो कार्य करेगा विधायी एवं कार्यकारी, उनके लिए वो किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आपका कि कार्यकाल के दौरान अर्थात पदावधि के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दांडिक कार्रवाई भारत के किसी भी न्यायालय में प्रारंभ नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कौन सी कार्रवाई, दांडिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है, अगली जो विशेष अधिकार है वह पदावधि के दौरान गिरफ्तारी व कारावास से क्या दिया गया, इनको छूट प्रदान की गई है। और अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है आपका कि व्यक्तिगत कृत्य के लिए अर्थात कोई व्यक्तिगत कृत्य भारत के राष्ट्रपति कर देते हैं तो भी व्यक्तिगत कृत्य के लिए भी सिविल कार्रवाई से पूर्व 2 माह का नोटिस आवश्यक है। अर्थात व्यक्तिगत कृत्य के ऊपर भी यदि सिविल कार्रवाई क्या करनी है, प्रारंभ करनी है, तो उसके लिए भी 2 माह का पूर्व नोटिस आपको देना होगा। तो ये तो अनुच्छेद 361 के तहत जो विशेष अधिकार थे वो हो गए। इसके अलावा राष्ट्रपति को जो अन्य विशेष अधिकार हैं वो हम देख सकते हैं, जैसे कि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, यह भी राष्ट्रपति का क्या एक विशेष अधिकार है। ये केवल राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। 80 के तहत 4 जो है क्षेत्रों के अंतर्गत, हम सभी को पता है वो समाज सेवा हो गया आपका, ठीक है, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, है ना। तो इस प्रकार के जो 4 क्षेत्र हैं उनकी हम बात की जा रही है। इसके अलावा अध्यादेश जारी करने के जो अधिकार है वो भी केवल राष्ट्रपति के पास होते हैं। ठीक है, केंद्र की जब हम बात करते हैं संसद की, ठीक है, तो उसके संदर्भ में क्या होता है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके अलावा वीटो शक्ति, तो जो वीटो शक्ति की बात करते हैं तो निरपेक्ष, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो, ये 3 प्रकार के वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। तो ये वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ही कर पाता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के महत्व की, तो ये तो हो गया हमारा विशेष अधिकार किस प्रकार के थे। अब हम बात करते हैं इसके पद के महत्व की बात करते हैं। तो सबसे पहले महत्व किसमें इसका कि राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रमुख होता है। इसके अलावा दूसरा है आपातकालीन स्थिति में जब हम बात करते हैं तो आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, इसके अलावा संवैधानिक पदों पर नियुक्ति में, ठीक है, कई प्रकार के संवैधानिक पद हैं जिन पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, उसके सदस्य हो गए। ठीक है, जो हमारे आपके उच्च न्यायालय हो गए एवं उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जब हम बात करते हैं। इस प्रकार के कई संवैधानिक पद हैं। जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो कई प्रकार के संवैधानिक पदों पर केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है नियुक्ति। इसके बाद केंद्र शासित क्षेत्रों तथा अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये भी किसके द्वारा, राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष निर्देशन में क्या होता है, ये प्रशासन किया जाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राष्ट्र के प्रतिनिधित्व की जब हम बात करते हैं तो वो भी किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा उत्तर कंप्लीट होता है। इसके विशेष अधिकार हमने देखे अनुच्छेद 361 के तहत। उसके बाद हमने देखा कि अन्य जो कुछ विशेष अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं और इसके पद का महत्व कहां कहां है। ठीक है, 100 शब्दों में जितना हम समेट सकते थे इसके उत्तर को उतना समेटने का प्रयास हम लोगों ने किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। अब हम सभी को पता है कि राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के संबंध भारत में किस प्रकार के हैं और उनको किस प्रकार वर्णित किया गया है। तो इसका उत्तर हम 2 पॉइंट में देना चाहेंगे। पहला एक पॉजिटिव सेंस में अर्थात सकारात्मक संदर्भ में उनके संबंध कैसे हैं और दूसरा नकारात्मक संदर्भ में उनके संबंधों को देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका उत्तर उसी प्रकार देंगे, भारतीय राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के संबंधों का मूल्यांकन 2 आधारों पर किया जा सकता है। पहला सकारात्मक संबंधों के संदर्भ में और दूसरा नकारात्मक संबंधों के संदर्भ में। सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव, जो आपका जो रेफरेंस है उसके संदर्भ में किस प्रकार है, पॉजिटिव उसके सकारात्मक संदर्भ में। सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हम सभी को पता है कि भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है। ठीक है, तो ये कैसे संबंध होगा, ये सहयोगी संबंध हो गए। इसके बाद राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख तथा प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। तो हम सभी को पता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है या फिर नाम मात्र का नामिक प्रमुख होता है। ठीक है, जबकि जो वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति होती है उसका उपभोग कौन करता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा को भंग कर सकता है एवं किसी मंत्री को उसके पद से क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वयं या राष्ट्रपति द्वारा मांग किए जाने पर क्या करेगा, संघ के प्रशासनिक व विधायी निर्णयों को राष्ट्रपति को क्या करेगा, संसूचित करेगा अनुच्छेद 78 के तहत। तो ये हो गए आपके सकारात्मक संदर्भ में जो संबंधित है वो। इसके बाद हम बात करते हैं नकारात्मक संदर्भ में। ठीक है, तो इसमें जब हम देखेंगे तो राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है। ठीक है, अनुच्छेद 74 के तहत व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा सदन में लाए गए किसी विधेयक के संसद में पारित होकर राष्ट्रपति की अनुमति हेतु जाने पर राष्ट्रपति क्या करता है, अपनी वीटो शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में क्या विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था पेप्सू जो विधेयक था, ठीक है, तो उसमें निरपेक्ष वीटो का क्या किया था, राष्ट्रपति ने प्रयोग किया था। और डाकघर जो संशोधन विधेयक था उसमें पॉकेट वीटो का प्रयोग भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। तो ये कुछ मुद्दे हैं जहां पर क्या है, विवाद की स्थिति जो है वो प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। तो उपर्युक्त वर्णित आधारों पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के संबंध कैसे सहयोगी व सामंजस्यपूर्ण अधिक हैं तथा विभेदकारी कम है एवं संवैधानिक उपबंधों के द्वारा इनमें उचित संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार हमारे उत्तर को हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, वो है आपका, भारत में अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना और उनके संवैधानिक आधार की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनकी संरचना के बारे में पूछा गया है और संविधान में उनका कहां पर वर्णन किया गया है, किन संवैधानिक प्रावधानों के तहत, उसका क्या करना है, हमको यहां पर विश्लेषण करना है 100 शब्दों में। तो हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्न के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे, संवैधानिक आधार जो है, संवैधानिक जो है आधार क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है अनुच्छेद 233 के तहत। ठीक है, तो नियुक्ति का जो प्रावधान है वो हो गया आपका। इसके अलावा जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्ति की न्यायिक सेवा में नियुक्ति, यह अनुच्छेद 234 के तहत की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 235 के द्वारा राज्य उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण स्थापित किया गया है। जो राज्य का हाई कोर्ट होता है, ठीक है, उसका नियंत्रण किसके ऊपर, राज्य के अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर स्थापित किया गया अनुच्छेद 235 के तहत। ठीक, इसके अलावा जब हम बात करते हैं संरचना की, तो ये तो हो गए संवैधानिक आधार, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे 233, 234 और 235। इसके बाद हम देखते हैं संरचना। ठीक है, जो हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनकी संरचना किस प्रकार की है। ठीक है, तो सबसे ऊपर देखते हैं कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। ठीक है, राज्य उच्च न्यायालय के अधीन क्या आता है, आपका जिला एवं सत्र न्यायालय का न्यायाधीश आता है। अब जिला एवं सत्र न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो 2 प्रकार से काम करता है। ठीक है, जब दीवानी मामलों की सुनवाई होती है तो जिला न्यायाधीश के रूप में जो है वो कार्य किया जाता है, और जब फौजदारी मामलों की सुनवाई होती है, ठीक है, देखिए जब दीवानी मामलों की सुनवाई होगी तो जिला न्यायाधीश के तौर पर क्या करेगा, जो जिला न्यायाधीश होता है वही सुनवाई करता है। लेकिन सत्र न्यायाधीश कब कहलाता है, जिला न्यायाधीश, जब फौजदारी मामलों की सुनवाई होती है तो सेशन कोर्ट जो है वो, या सेशन जज वो कहलाता है। ठीक है, अब दीवानी मामलों के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय आ जाता है, सब ऑर्डिनेट जो जज होते हैं उनका कोर्ट आ जाता है। और जबकि सत्य फौजदारी मामलों के अंतर्गत जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जो आता है, ठीक है, उसकी बात की जाती है, उसका न्यायालय आ जाता है। ठीक है, अब अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय के अंतर्गत आती है आपकी मुंसिफ की अदालत, ये कौन से, दीवानी मामलों की बात की जा रही है। और जब हम बात करते हैं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय जो फौजदारी मामलों के अंतर्गत आता है, उसमें आपका आ जाता है न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। ठीक है, इसको थोड़ा हम कम करके देखते हैं तो समझ में आएगा, कि पूरी संरचना आपको दिख रही होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये संरचना हो गई इसकी, किसकी, अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उनकी।
ठीक है। तो ये 100 शब्दों में इसका जो प्रश्न का उत्तर देना था वो हम लोगों ने देने का प्रयास इसका किया है। देखिए एमपीपीएससी में आपको प्रश्न का उत्तर टू दी पॉइंट ही आपको देना होगा, शब्द सीमा काफी कम है, और जो नया पैटर्न है उसमें तो शब्द सीमा और कम हो गई है आपकी, आपको 20 शब्दों में, उसके बाद 50 शब्दों में और फिर 200 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, इसमें कोशिश ही करिए कि आपकी 100 शब्दों के लगभग आपके प्रश्न का जो है उत्तर दे दिया जाए 100 शब्दों में। ठीक है, नए पैटर्न के आधार पर हम जो सिलेबस में है उन्हीं पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, भारत में कोई दो राजनीतिक दलों की विचारधारा और कार्यक्रम बताइए। अब देखिए भारत में कई प्रकार के राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल भी हैं और क्षेत्रीय स्तर के राजनीतिक दल भी हैं। ठीक है, अब स्पष्ट विचारधारा वाले दलों की जब हम बात करते हैं तो दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं जिनकी विचारधारा एकदम स्पष्ट है, जिसके अंतर्गत एक तो आता है आपका भारतीय जनता पार्टी और दूसरा जो आपका आता है वो आते हैं आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या फिर कम्युनिस्ट पार्टी जो सीपीएम जिसकी हम बात करते हैं, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी जब हम बात करते हैं। ठीक, तो सीपीआई, सीपीएम और बीजेपी ये दो स्पष्ट विचारधारा वाले राजनीतिक दल भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी किसी राजनीतिक दल की जो विचारधारा है वो स्पष्ट नहीं है। ठीक है, उनकी विचारधारा कमोवेश कैसी है, एक सी दिखाई देती है, गांधीवादी, उदारवादी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो विचारधाराओं से मिली जुला स्वरूप उसमें दिखाई देता है। स्पष्ट किसी विचारधारा के ऊपर चलने वाले राजनीतिक जो दल है वो केवल दो ही हैं। तो इसी के आधार पर उत्तर देंगे हम लोग। ठीक है, भारत एक विशाल एवं विस्तृत राष्ट्र है, अर्थात काफी बड़ा राष्ट्र है भारत। ठीक है, जिसमें संघ एवं इसकी इकाइयों में विभिन्न जो विचारधारा से संबंधित राजनीतिक दल राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक, बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित दो राजनीतिक दलों की विचारधारा व कार्यक्रम इस प्रकार हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, कुछ इसके बारे में बताएंगे। भाई विचारधारा कैसी है भारतीय जनता पार्टी की, दक्षिणपंथी। ठीक है, ये दक्षिणपंथी विचारधारा से संबंधित है और ये राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये राष्ट्रवाद को समर्थन करते हैं। ठीक, वर्तमान में इनका प्रमुख जो एजेंडा है वो हिंदुत्व की पुनर्स्थापना की बात की जा रही है, अर्थात हिंदुत्व को लेकर के क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे वामपंथी विचारधारा की। ठीक है, वामपंथी विचारधारा इनको लेफ्टिस्ट कहा जाता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई जो है वो वामपंथी विचारधारा से है और ये इनका विचारधारा का मतलब जो कार्यक्रम क्या होते हैं, तो ये वामपंथी जो होते हैं वो क्रांति के समर्थक होते हैं तथा इनका प्रमुख एजेंडा जो होता है, जो कार्यक्रम होता है, वो गरीब, मजदूर, किसान वर्ग को क्या करना है, क्रांति के द्वारा सामाजिक विभेद से मुक्ति दिलाना है। अब ये आपको पता होगा कि लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट क्या होते हैं। देखिए दक्षिणपंथी जो हो गए आपके राइटिस्ट हो गए, वामपंथी हो गए आपके लेफ्टिस्ट हो गए। तो आप सभी को फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद आ रहा होगा। ठीक है, जो आपकी कौन सी क्रांति है, फ्रांस की जो क्रांति है। ठीक है, उसकी जब हम बात करते हैं तो फ्रांस की क्रांति में जब पहली जो बैठक होती है आपकी, ठीक है, पार्लियामेंट जो होती है, ठीक है, उसकी पहली जो बैठक होती है तो राजा जब बैठा हुआ होता है तो राजा के दो तरफ जो दरबार लगता है, ठीक, जो सभा बुलाई जाती है, तो वो जो सभा लगती है उसमें राजा के दो तरफ लोग बैठे होते हैं, सीधे हाथ की तरफ कुछ लोग बैठे होते हैं और उल्टे हाथ की तरफ। तो सीधे हाथ की तरफ वे लोग बैठे होते हैं जो राजा के समर्थन में होते हैं। ठीक है, जो किसके, राष्ट्र के समर्थन में होते हैं। आ रहा समझ में, तो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हो गए, जैसे कि दक्षिणपंथी विचारधारा की हम बात कर रहे हैं बीजेपी। और जो उल्टे हाथ की तरफ बैठे थे उनको वामपंथी कहा गया, जिसके अंतर्गत जो निम्न वर्ग आता था, ठीक है, जो निम्न पादरी समुदाय हो गया, कृषक समुदाय हो गया, मजदूर हो गया, मध्यम आय वर्ग वाला जो समूह था वो आ गया, क्रांति जो करना चाहता था तो वो आ गया। तो उसी पर फिर लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की जब हम बात करते हैं, दक्षिणपंथी एवं वामपंथी की अवधारणा जो है वहीं से निकल करके आई है। तो ये दो राजनीतिक दल हो गए और इन दोनों राजनीतिक दलों की विचारधारा एवं इनके कार्यक्रम के बारे में हमने यहाँ पर कंक्लूड किया अपना उत्तर। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु न्यायपालिका हित प्रहरी या रक्षक है, समीक्षा कीजिए। तो हम सभी को पता है कि फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण जो है वो किसके द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है, तो इसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन अब ये बताना है कि कैसे होता है, उसकी समीक्षा हमको करनी है। तो इसका उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में। देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 226 के द्वारा मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, साथ ही आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत भाग 13 को न्यायपालिका द्वारा क्या किया गया है, न्याय के पुनरावलोकन के योग्य रखा गया है। अब देखिए ये क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 13, 32, 226 और जो आधारभूत ढांचा है वो किस प्रकार क्या करता है, ठीक है, न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है फंडामेंटल राइट्स को। तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों से असंगत व उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं उनको न्यायपालिका द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 13 में कहा गया है। इस प्रकार मौलिक अधिकारों का क्या किया गया, अनुच्छेद 13 के द्वारा संरक्षण किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है,
मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत कहां जा सकता है? उच्च न्यायालय जा सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जा रहा है। और अनुच्छेद 226 के तहत ठीक है राज्य के उच्च न्यायालयों के द्वारा क्या किया जा रहा है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। इसके अलावा यदि संसद मौलिक अधिकारों में कोई ऐसा परिवर्तन करती है जो क्या है? आधारभूत ढांचे के विरुद्ध है, तो न्यायिक समीक्षा के द्वारा न्यायपालिका उसे अवैध या शून्य घोषित कर सकती है। देखिए हम सभी को पता है कि संसद को ये अनन्य अधिकार प्राप्त है कि भाई संसद क्या कर सकती है? संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में भी वो क्या कर सकती है? उनको समाप्त कर सकती है। ठीक है, उनको कम कर सकती है, उनमें संशोधन कर सकती है। लेकिन ठीक है, केशवानंद भारतीवाद के अंतर्गत आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया है। यदि वो ऐसा कोई संशोधन करती है जिसके तहत क्या होता है? संविधान के आधारभूत ढांचे को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है, उसमें किसी प्रकार की कमी आती है, तो फिर उसका न्यायिक पुनरावलोकन संसद के न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा और उसके माध्यम से वो क्या कर सकती है? उसको शून्य या अवैध घोषित कर सकती है। तो उपरोक्त वर्णित बिंदु के आधार पर यह कहा जा सकता है कि न्यायपालिका सही मायनों में मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु हित प्रहरी या रक्षक है। तो इस प्रकार हमारा ये जो पार्ट है जिसके अंतर्गत हमने 6 नंबर वाले जो प्रश्न थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इसी पार्ट के 15 नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर, जिनमें 300 शब्दों में हमको उत्तर देना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।